हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर फंडामेंटल के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा। यदि आप में से किसी ने भी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लेंगे। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू, यानी जो हमारा वायरस होता है वो प्रोग्राम तो होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो इनमें से क्या करने की एबिलिटी, उसके पास क्या क्या करने की पावर होती है। ऑप्शन ए डैमेज डेटा, वो हमारे डेटा को डैमेज कर सकता है। ऑप्शन बी डैमेज प्रोग्राम, वो हमारे प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है। या ऑप्शन सी क्लोन इटसेल्फ, यानी वो डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर सकता है। या ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। या ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। वो हमारे डेटा को डैमेज भी कर सकता है, हमारे प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है और वो डुप्लीकेट कॉपी भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 62 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 62? वायरस स्टैंड्स फॉर, यानी जो वायरस होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। या ऑप्शन बी वाइटल इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज अंडर सिस्टम। या ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज। इसका क्या है करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका वायरस का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 63? कह रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज, यानी जो हमारी मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, इस और खाली स्पेस, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा बताना है। एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि बेसिकली जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसकी कंपैरिजन कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी से, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको बताना है। कह रहा है कि स्लो एंड लेस एक्सपेंसिव, तो ये तो गलत है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है क्या होती है? बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी स्लो एंड एक्सपेंसिव। तो क्या हो रहा है कि एक्सपेंसिव तो है ठीक है, लेकिन कह रहा है स्लो है नहीं। क्यों? क्योंकि फास्ट है। फास्ट है इसीलिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी के यानी अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में या लैपटॉप में रैम लगाते हैं। क्योंकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में क्या लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए, और हमारा जो सीपीयू है वो बहुत फास्ट है, और जो हमारे कंप्यूटर में यदि हमने मेमोरी लगा दी, हार्ड डिस्क लगा दी, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो कैसे हमारा सीपीयू इतना जल्दी जल्दी ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर पाएगा जब उसको डेटा ही बहुत ज़्यादा लेट मिलेगा। जैसे कि सीपीयू मान लेते हैं 1 सेकंड में 10 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। हमने एग्जांपल ले लिया, वैसे तो करता है कितने मिलियंस इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है? परफॉर्म करता है। लेकिन हमने मान लिया कि 1 सेकंड में 10 करता है। अब उसको जो इंस्ट्रक्शन मिल ही रहे हैं वो हर 1 सेकंड में एक ही इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क से रीड करने में, एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम टाइम लगता है। तो क्या फिर ये 1 सेकंड में 10 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा? कर तो सकता है लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा 10। तो हार्ड डिस्क स्लो है, इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या लगा दी? एक और फास्ट मेमोरी लगा ली, रैम लगा ली। तो स्लो नहीं होगी। ऑप्शन बी गलत। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फास्ट एंड एक्सपेंसिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 64? जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन अ कंप्यूटर वायरस करप्ट्स, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस है वो यदि इन ऑप्शन में से किसको करेक्ट करप्ट कर दे यानी डैमेज कर दे, कि उसके बाद फिर हम हार्ड डिस्क से कोई भी डेटा या हार्ड डिस्क को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पार्टीशन टेबल। यदि हार्ड डिस्क ने हमारी
यदि वायरस ने हमारी हार्ड डिस्क की पार्टीशन टेबल को करप्ट कर दिया, तब फिर हम हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 65? कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा टर्म, नॉन वोलाटाइल या टेम्पोररी या परमानेंट, एक ऐसा टर्म है जो मेन मेमोरी के बहुत ज्यादा क्लोज है या मेन मेमोरी से रिलेटेड है? तो क्या ऑप्शन ए नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल नहीं रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो कैसी मेमोरी होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि मेन मेमोरी में यदि हमने कोई भी डेटा स्टोर कराया है तो वो डेटा उसमें कब तक रहेगा? जब तक कि हमारे कंप्यूटर में पावर ऑन रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ हुआ तो डेटा हमारा उसमें से इरेज हो जाएगा। अब उसमें हमारे कोई भी डेटा नहीं बचा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। टेम्पररी, टेम्पररी सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी मेन मेमोरी होती है उसमें हम कोई भी डेटा को टेम्पररी टाइम के लिए ही स्टोर कराते हैं। और ऑप्शन सी परमानेंट, तो परमानेंट तो होता ही नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो टेम्पररी टर्म है वो हमारे मेन मेमोरी के बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्लोज है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 66? करा कि डेटा ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड थ्रू, यानी जो मदरबोर्ड होता है हमारा कंप्यूटर में, जिसमें जिससे हमारे सभी कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, जैसे चाहे सीपीयू हो गया हो, चाहे कि हमारी रोम हो गई हो, या और भी कोई चिप हो गई हो, ग्राफिक्स वगैरह हो गई हो, रैम वगैरह हो गई हो, है ना? तो जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कह रहा है कि किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ऑप्शन ए फेरिफेरल्स, तो ये तो है नहीं, क्योंकि फेरिफेरल टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? जो हमारी आईओ डिवाइसेस होती हैं उनके लिए हम लोग फेरिफेरल टर्म्स यूज करते हैं। रैम, रैम तो पता है हमको, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको टेम्पररी टाइम को स्टोर कराने के लिए रैम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ए भी गलत था। ऑप्शन सी बसेस, तो बसेस का यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि बसेस क्या होती हैं? बसेस होती हैं ग्रुप ऑफ वायर्स, ग्रुप ऑफ वायर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हम लोग बसेस का यूज करते हैं कंप्यूटर में डेटा को ट्रैवल करने के लिए, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 67? जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर डेट फॉर प्रोग्राम एंड डेटा, यानी जो कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारे डेटा और प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है, या हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं और करते भी हैं। तो बिल्कुल सही बात है। वाइल, जबकि मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज, जबकि मेन मेमोरी में कौन सा डेटा यूज करते हैं या प्रोग्राम स्टोर कराते हैं? जो करंट में यूज हो रहा है। जैसे कि अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? जैसे अभी हमारे स्क्रीन में हमने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ अपने लैपटॉप में, तो हमारी रैम में क्या है? पावर पॉइंट है। हमने रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर भी हमारे रैम में है, मेन मेमोरी में है। और जो बाकी अदर प्रोग्राम यूज नहीं हो रहे हैं तो वो कहाँ है? वो सभी सेकेंडरी मेमोरी में है। तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज दिस, तो यानी जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है इस प्रकार का, इसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन सी लॉजिकल, या ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए फिजिकल, फिजिकली ये सभी ऐसा हो रहा है रियल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 68? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंग ऑफ गीगाबाइट, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो गीगाबाइट का मीनिंग है? तो गीगाबाइट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो गीगाबाइट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो जीबी लिखते हैं। तो गीगाबाइट का मीनिंग क्या होता है? 1024 MB, यानी कि मेगाबाइट। और इसको यदि पावर में लिखना चाहेंगे तो 2 की पावर 10 MB। और फाइनल इसको यदि बाइट में लिखना है तो 2 की पावर 30 बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1024 बाइट। और 1024 बाइट यदि पूछा जाए तो ये क्या होता है? 1 KB होता है। और यदि 1024 GB होता तो क्या होता? 1 TB होता, यानी टेराबाइट होता। और पावर में लिखते तो 2 की पावर 40
बाइट या 2 की पावर 10 GB। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 69? कह रहा है कि द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि इनमें से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है तो उस मेमोरी को जब हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी टाइम पे हम उसमें प्रोग्रामिंग भी करते हैं, यानी कि जो उस मेमोरी में जो भी प्रोग्राम लिखा गया है तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही लिखा गया है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ईईपी रोम। तो क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी रोम। रोम में ही हम लोग जब रोम को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो उसी टाइम इसमें क्या कर देते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एम रोम भी कहते हैं। या ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन सी भी तो रोम का ही टाइप है, तो इसमें क्या नहीं होता है? तो चूंकि ऑप्शन सी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसीलिए जब इसमें हमने क्या किया, कोई यदि स्पेस अवेलेबल नहीं है हमारी, ये मान लेते हैं कि ये हमारी एक रोम है, ईईपी रोम है, ठीक है, और इसमें क्या है? स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या किया? इरेज कर लिया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और इरेज करने के बाद हमने इसमें प्रोग्रामिंग लिखा। तो हमने प्रोग्रामिंग लिखा, बाद में लिखा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी लिखा, और मैन्युफैक्चरिंग तो इसकी एक ही बार हुई, लेकिन प्रोग्रामिंग हमने दूसरी बार भी कर दी। तो इसीलिए इसका क्या है? ऑप्शन सी का क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी बस करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 670 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि ALU कैन परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन स्पेस मैक्सिमम इनपुट्स एट अ टाइम। जो यानी कि जो ALU होता है, तो ALU क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो पहला तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। दूसरा, ALU होता क्या है? तो ALU हमारे कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिक्स टाइप के, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर कैलकुलेट करना, या साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए, या लॉग कैलकुलेट करना, या एक्सपोनेंशियल ई की पावर कैलकुलेट करना, या किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करना, तो इन सबको कौन करता है? अरिथमेटिक। इन सभी ऑपरेशन को कौन परफॉर्म करता है? ALU परफॉर्म करता है। इसके अलावा जितने भी लॉजिक टाइप के ऑपरेशन हो गए, जैसे इक्वल टू चेक करना, लेस देन इक्वल टू चेक करना, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना, नॉट इक्वल टू चेक करना, इन सबको भी कौन परफॉर्म करता है? ALU ही परफॉर्म करता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए, फुल फॉर्म हो गया, ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, यानी ALU क्या करता है। तीसरा, ALU हमारा किसका कंपोनेंट है? तो ALU हमारा CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक, अब फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारा क्वेश्चन ही है, तो कुछ क्या क्वेश्चन कि जो हमारा ALU है मैक्सिमम कितने इनपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन A 2। जो हमारा ALU है वो एट अ टाइम, एक बार में मैक्सिमम दो ही इनपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यानी मैक्सिमम दो ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हमने कोई भी एक इक्वेशन लिखा, A इक्वल टू 3 + 4 × 5 + 3 - 2 / 1, या 2 ही कर लेते हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं है कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ALU एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं करेगा। वो सबसे पहले दो ऑपरेंड लेगा। ये जहाँ पे जो नंबर यूज हो रहा है इनको क्या बोलते हैं कंप्यूटर के टर्म में? ऑपरेंड बोलते हैं। तो वो सबसे पहले दो ऑपरेंड लेगा, उनमें ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद तीसरे ऑपरेंड लेगा, और जो पहले दो ऑपरेंड का रिजल्ट था तो उस रिजल्ट में और जो तीसरा ऑपरेंड मिला, फिर ये दोनों इनपुट हो गए, इनमें ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ऐसे ही चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, एट अ टाइम वो सिर्फ दो ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी दो ही इनपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।